अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सम कॉमन डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अच्छा, सम कॉमन डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन का एक लास्ट पेज है जो आपकी बुक का 255 पेज नंबर 255 है। मैं आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस पेज पर तकरीबन 4 डिजीजेस हैं रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, और इन 4 डिजीजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि मेरे चैनल का आपसे वादा है कि मेरा चैनल आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेगा, और बायोलॉजी मेड इजी विद सर अफजल, ठीक है। तो बेटा, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे टीचर्स बहुत अच्छा लेक्चर देते थे, बहुत अच्छे, वो बोर्ड पर बहुत अच्छा समझाते थे। लेकिन मुझ जैसा निकम्मा आदमी जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती थी, वो जब घर आता था तो जब मैं घर पर रिविजन की कोशिश करता था कि मैं कुछ रिवाइज कर लूं, तो मैं जब बुक खोलता था तो इतनी अक्खी इंग्लिश होती थी कि मेरे पल्ले नहीं थी पड़ती। तो जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बेटा टीचर बनता गया तो फिर मैंने ये बात ठान ली कि बीइंग अ टीचर मैं बच्चों को अ, एक टॉपिक तो समझाऊंगा ही, लेकिन साथ लाइन टू लाइन उन्हें क्लियर भी किया करूँ, ठीक है। तो अब हम अपने चलते हैं अपनी पढ़ाई की जानिब। लेट्स गो टू द टॉपिक। तो हियर इज द टॉपिक मेरा बेटा। तो ये जनाब हम लोग टॉपिक की जानिब आ चुके हैं। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, और इस पेज पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिजीजेस हैं उन डिजीजेस में जो सबसे पहले डिजीज है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या मेरे बच्चों? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। तो जनाब अब लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो देखते देखते आपको ये मेरे टॉपिक्स, बल्कि ये पूरा पेज मेरे बच्चों को फिंगर टिप्स पर याद हो जाए, ठीक है। अब मेरा मकसद आपको समझाना पढ़ाना नहीं, मेरे अपने बच्चों को याद करवाना है। सो लेट्स गो विद दिस डेफिनेशन। बेटा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खात्मा, भूख खत्म हो जाना, ड्यू टू दी फियर, इस डर की वजह से कि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं, ऑफ बिकमिंग ओबीस। अब लड़कियां जो मुझे देख रही हैं वो कहेंगी सर ने मोटी का वर्ड इस्तेमाल किया, सर ने मोटा क्यों नहीं बोला? तो मेरा बेटा, मैं मोटा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये वाली डिजीज जो है ये कॉमन लड़कियों में है, ठीक। तो अगर कोई पूछे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, तो मेरे बच्चे लिखेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, भूख का खत्म हो जाना, इस डर की वजह से, ड्यू टू द फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस, ड्यू टू द फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस। मेरा बेटा, सच अ फीलिंग इज कॉमन इन ह्यूमन फीमेल्स। देखा, ऐसी फीलिंग फीमेल्स में कॉमन है, खासकर आप लोगों की एज में, बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 21 ईयर्स, यानी कि 12 टू 21 ईयर्स, ठीक। तो 12 से लेकर 21 साल की लड़कियों में ये डिजीज बड़ी कॉमन है। उन्हें इस बात का डर और खौफ और खतरा रहता है कि जनाब कहीं मैं खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं खाऊंगी मैं मोटी हो जाऊंगी जनाब। तो फियर डज नॉट डिमिनिश, ये फियर उसका कम ही नहीं होता, ये डर उसका कम नहीं होता। यहां तक कि उस बच्ची का वजन ड्रॉप हो जाता है डेंजरस लेवल पर, डेंजरस लेवल तक उस बच्ची का वजन जो है वो नीचे गिर जाता है। उसको घर वाले समझाते रहते हैं कि बेटा कुछ खा लो, मर जाओगी, लेकिन वो जनाब वो कहती है नहीं मैं मोटी हो जाऊंगी, मैंने खाना ही नहीं, मैंने खाना ही नहीं, मैंने खाना नहीं। लो भाई, तुम मत खाओ और अपने भूख मार लो, अपनी भूख मार लो। जिस्म को बेटा फाके काटने की आदत पड़ जाती है। फिजिशियन के पास जाए कि जनाब ये कुछ खाती नहीं है, तो वो फिजिशियंस कहते हैं जनाब आप साइकाइट्रिस्ट को चेक करवाएं। साइकाइट्रिस्ट से मुराद जो
डॉक्टर होने के साथ साथ आपकी यानी बॉडी के सिस्टम्स को के साथ साथ बेटा वो साइकोलॉजी में भी स्पेशलाइज्ड होता है। और वो यानी आप समझ लो ये एक साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर है। साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर एक ऐसी जहनी बीमारी होती है जिसमें आप पागल नहीं हो। पागल होना साइकोसिस कहलाता है बेटा, साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोन्यूरोसिस में इंसान पागल नहीं होता, उसका हकीकी दुनिया से ताल्लुक नहीं टूटता, लेकिन वो अवहाम में, वहम में घिरा रहता है। तो जनाब उसको फिर साइकेट्रिक थेरेपी की जरूरत होती है उस लड़की को। उसको एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट, अच्छा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क है कि साइकेट्रिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर होता है, जबकि बेटा साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी होती, तो साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रेस्क्राइब मेडिसिन, लेकिन साइकेट्रिस्ट कैन। तो साइकेट्रिक थेरेपी यूजुअली दरकार हो जाती है ऐसी बच्ची के लिए जब वो बच्ची रिफ्यूज करे, वो बच्ची खाना ना खाए, मना कर दे कि भी मैंने खाना ही नहीं। एनोरेक्सिया इज एन इलनेस, एनोरेक्सिया एक बीमारी है which largely affects the girls usually just after the onset of puberty. बेटा हर बच्चे में एक उम्र आती है। अब जैसे मेरा बेटा है, वो मुझसे पूछता है कि पापा मैं आदमी कब बनूंगा। अभी वो छोटा है, तो मैं उसको कहता हूँ तूने आदमी बन के क्या करना है? पापा मुझे स्ट्रेंथ अच्छी लगती है, मुझे स्ट्रांग रहना अच्छा लगता है पापा। तो मैं कब स्ट्रांग बनूंगा? मैं बगैर इजाजत के बाहर जा सकूंगा और आपकी बगैर इजाजत के मैं इस दुनिया में घूमूंगा फिरूंगा। लड़के बड़ी जल्द मर्द बनना चाहते हैं बेटा, लेकिन लड़कियां वो बच्ची ही बना पसंद करती हैं। यहाँ पर अक्सर का तो औरतों को ये साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर हो जाता है कि जी बस मैं बच्ची बनी रहूं। तो एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है which largely affects girls, जो गर्ल्स को इफेक्ट करती है यूजुअली जस्ट आफ्टर द ऑनसेट, शुरुआत ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बेटा जब वो बच्ची बड़ी होनी शुरू होती है और उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उसमें जो औरतों वाली जो खसूसियात जब शुरू होती हैं उसमें, जैसे बल्जिंग आउट ऑफ ब्रेस्ट एंड वाइडनिंग ऑफ द हिप्स, तो जब उसमें औरतों वाली खसूसियात यानी फेमिनिज्म जब उसमें स्टार्ट होता है, उसमें प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो वो जहनी बीमारी का शिकार हो जाती है। The illness is characterized by the loss of appetite. बस वो बड़ी नहीं होना चाहती, वो चाहती है मैं बच्ची बनी रहूं। तो इस इलनेस की सबसे पहली जो कैरेक्टर है, जो सबसे पहली जो आप कह लें कि जो सिम्टम है, वो ये होगा कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, बच्ची को भूख लगना बंद हो जाएगी बेटा। ड्यू टू द फियर, उसको ये डर रहेगा कि मैं शायद मोटी हो रही हूँ। अच्छा वो अपनी जिस्मानी तब्दीलियों को मोटापा कंसिडर करेगी, जबकि वो मोटापा नहीं होगा। वो हर औरत में ये जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं और उसको फेस करना हर बच्ची को पड़ता है, लेकिन वो चूंकि साइकोलॉजिकली थोड़ी सी इमेच्योर होती है, तो लिहाजा उससे फिर ये चीज टैकल नहीं हो रही होगी। An anorexic girl overestimates, एक anorexic girl overestimate करती है the size of her own body। वो जब भी मिरर देखेगी, वो अपनी बॉडी के साइज को ओवर एस्टिमेट करेगी, उसको लगेगा जैसे मैं मोटी हो गई हूँ। जबकि अच्छा एंड थिंक्स दैट शी इज ओवरवेट, और उसको लगेगा जैसे मेरा वजन मेरी उम्र और मेरी हाइट से ज्यादा हो चुका है। मेरी उम्र और मेरी हाइट में जितना वजन होना चाहिए उससे ज्यादा हो चुका है, ओवरवेट हो गई हूँ। Whereas in reality, जबकि हकीकत में हर वेट हैज ड्रॉप्ड, उसका वेट डेंजरस लेवल तक मेरे बेटा गिर चुका होगा, उसका वेट डेंजरस लेवल तक गिर चुका होगा। These girls are often immature, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो इमेच्योर होती हैं, जहनी तौर पर मेच्योर नहीं हो पा रही होती। और मैं भी किसी वक्त, अब मेरी एज हो गई है काफी ज्यादा, लेकिन मैं भी किसी वक्त बच्चों वाली बात कर देता हूँ, तो मेरे दोस्त कहते हैं यार मैच्योर हो जा, तो मैं कहता हूँ दिल तो बच्चा है जी,
तो बेटा ये हर एक के साथ ये कॉमन है कि इंसान बड़ा होता है लेकिन उसका दिल बच्चों जैसा होता है, उसका दिमाग बच्चों जैसा। लेकिन चलो इस चीज का असर आपकी शख्सियत पर तो नहीं पड़ना चाहिए ना, लेकिन ऐसी लड़कियां इस चीज को इतना बढ़ा देती हैं अपनी माइंड में कि उनकी इमेच्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि साइकोलॉजिकली वो बड़ी जबरदस्त डिस्टर्ब हो जाती हैं एंड आर अनएबल टू कोप अप विद द चैलेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। और बड़े होते हुए उनमें जो जिस्मानी तब्दीलियां आ रही होती हैं उनके चैलेंजेस को मीट करने में वो नाकाम हो जाती हैं। और उनकी जो इमर्जिंग सेक्सुअलिटी है, तो सेक्सुअलिटी से मुराद कि वो एक बच्ची से अब जब वो औरत दिखने लगी है तो वो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही होती और उनका जी चाहता है कि हम अभी बच्चे ही रहें। द लॉस ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर्स, वो समझती हैं कि अगर हमारे अंदर फेमिनिन कैरेक्टर्स, अगर हमारे अंदर औरतों वाली खसूसियात नहीं आएंगी या अगर हम उसको अपनी बॉडी में नहीं आने देंगे तो enable the girls to retreat into a childlike state। और वो कहेंगी कि बस हमें सब बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे और बच्चों की तरह अपने आप को ट्रीट कराने में वो सेफ फील करती हैं। वो अपने आप को बच्चों की तरह ट्रीट कराने में बहुत सेफ फील करेंगी। ठीक है, तो दोबारा सुन लें। द लॉस ऑफ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स enable the girls to retreat into a childlike state, कि वो बच्ची वाली हालत ही अपनी बनाई रखें कि बस मैं एक बच्ची हूं, और उस स्टेट को वो बहुत सेफ फील करती हैं। बेटा साइकाट्रिक थेरेपी चाहिए होगी, उन्हें साइकाट्रिक वार्ड्स में एडमिट कर लिया जाता है। तो साइकाट्रिक थेरेपी इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू ट्रीट एनोरेक्सिक गर्ल्स, क्योंकि उन्हें जहनी बीमारी है, उन्हें कोई फिजिकल कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, उन्हें जहनी बीमारी बेटा, मेल फंक्शनिंग हुई पड़ी उनकी, उनके मैच्योरिटी लेवल ही नहीं आ रहा उनका। तो मेरे बच्चों सच पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स को फिर डॉक्टर जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, आर फेड थ्रू एनी रूट अदर देन एलिमेंट्री कैनाल। चूंकि उन्होंने स्वॉलो ही कुछ नहीं करना, उन्होंने अपने एलिमेंट्री कैनाल, उन्होंने अपनी ओरल कैविटी से एसोफेगस तक फूड ही नहीं जाने देना, तो फिर उन्हें इंट्रामस्कुलरली से मुराद उन्हें ताकत के टीके लगाए जाते हैं बेटा मसल्स के अंदर, चूकने वाले मसल में या बाजुओं के अंदर, बाजू के पट्टे में, गोश्त में इंजेक्शन दिए जाते हैं उन्हें ताकत के, या फिर इंट्रावीनसली मतलब उनकी वेन्स के अंदर ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं कि उनकी एनर्जी की कमी को पूरा किया जाए। इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहत याबी बहुत स्लो होगी। द रिकवरी इज वेरी मच स्लो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये सेहत पकड़ेंगे और 2 से 4 साल तक मेरा बेटा, या कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है, कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट बीमारी आ गई जी, ब्यूलिमिया नर्वोसा। उम्मीद करता हूं कि आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा सारा समझ में आ गया होगा। ब्यूलिमिया नर्वोसा ये दूसरी बीमारी है, तो जनाब ये बीमारी मुझे भी है बेटा, लेकिन इसकी बुक की पहली लाइन में तो लिखा हुआ है कि इट इज न्यूरोटिक डिसऑर्डर इन स्लाइटली ओल्डर गर्ल्स। तो ठीक है, आप मुझे ओल्डर गर्ल ही समझ लें। जनाब ये भी एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। न्यूरोटिक से मुराद जिसमें मरीज का ऐसा जहनी आर्जा जिसमें मरीज का हकीकत की दुनिया से ताल्लुक नहीं टूटा, लेकिन वो अवहाम में, दैट इज वहम में, और जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स कहते हैं उनका शिकार रहता है और उसको वसवसे घेरे रहते हैं। तो जनाब इट इज आल्सो अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर इन स्लाइटली ओल्डर गर्ल्स। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि बीमारी मुझे भी है, क्योंकि मैं जब खाने की टेबल पर बैठता हूँ बेटा बहुत खाता हूँ, बहुत खाता हूँ।
मैं इतना ज्यादा खा लेता हूँ और बाद में फिर मुझे एहसास होता है कि मैंने तली हुई खुराक या मैंने कोई क्रीम वाली खुराक इतनी ज्यादा मैंने खा ली है, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा। तो जनाब फिर मेरा जी चाहता है कि बस किसी तरीके से मैं उल्टी कर दूं, या किसी तरीके से जो चीजें मैंने खाई हैं बस मैं जल्दी से डेफिकेशन कर दूं, मैं जल्दी से फीसिस से बाहर निकालूं, ये मेरे अंदर रहेंगी तो मैं मुझे मोटा कर देंगी। लेकिन जब भी खाने की टेबल पर बैठूंगा मैं हमेशा वैश्याना तरीके से खाऊंगा। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बाउट्स ऑफ ओवर ईटिंग, fattening food such as fried food। बेटा बाउट्स ऑफ ओवर ईटिंग से मुराद बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना। और क्या खाना? फैटनिंग फूड खा जाना। अब आगे रोजे आ रहे हैं, उन रोजों में जनाब हमारी इफ्तारी पकौड़ों समोसों से होगी, कचौरियों से होगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं बाज आऊंगा, मैं खाऊंगा। तो सच एज फ्राइड फूड्स, या फिर फ्राइड फूड या फिर क्रीम केक्स। दिस वोरेशियस ईटिंग, वोरेशियस मेरे वाली ईटिंग, मेरे वाली वोरेशियस ईटिंग से मुराद वैशी ईटिंग। इस वैशी ईटिंग के बाद इमीडिएटली इमीडिएटली मेरी कोशिश होगी कि मैं सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग ले आऊं, कि बस मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे उल्टी आ जाए। कई लोग मुंह में यूं उंगली मार कर ना ओरल कैविटी के फेरेक्स में तो उल्टी कर देते हैं। या फिर मेरी कोशिश होगी, अब फॉर एग्जांपल हमारे ये करीब बहुत अच्छे नान चने वाला है, तो मैं जब भी जाऊंगा उसके पास 3-4 नान आराम से खा जाता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं कहता हूँ लो जी, अब मैंने सारा दिन सारी रात कुछ नहीं खाना और अगले दिन खाऊंगा। तो बेटा फिर फाका काटना शुरू कर देता हूँ, दैट इज फास्टिंग, कि वही नान बस मेरी मेरी खुराक काफी है जी। या फिर पुरगेटिव्स ऐसे केमिकल्स में यूज करूंगा जो स्टूल सॉफ्टनर्स हों, जो मेरे अंदर की गैर हजमशुदा खुराक को, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड को, वो नरम करके, फीसीज को नरम करके बस जल्द अज जल्द निकले। फॉर एग्जांपल जुलाब वगैरह, या मुझे मोशंस लग जाए और बस मैं छुटकारा हासिल कर लूं इस खाए हुए फैटी फूड से। खैर मुझे इतना भी ज्यादा बुलिमिया नर्वोसा नहीं है, मुझे कोई माइल्ड सा है, ठीक है। द फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, बेटा बार बार उल्टी करना, और फिर पुर्गिंग, पुर्गिंग से मुराद बार बार पुर्गेटिव्स लेना, में कॉज फिजिकल इफेक्ट्स। अब उनके जिस्म पर कुछ फिजिकल इफेक्ट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे? कि उनमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उनमें नमकियात का इम्बैलेंस हो जाएगा। उनके जो नमकियात हैं वो बैलेंस में नहीं रहेंगे बेटा, उनके जो सॉल्ट्स हैं। तो सीरम, सीरम मतलब उनके ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, प्रॉपर खुराक नहीं होगी, हाई मैल न्यूट्रिशन हो जाएगी, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, एंड फ्रीक्वेंट रिकरिंग इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे उनकी बॉडी में। फ्रीक्वेंट, बार बार होना, यानी, और रिकरिंग से भी मुराद बार बार होना। तो फ्रीक्वेंट रिकरिंग, बार बार इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे, और बड़ी तेजी से होंगे, बड़ी कम वक्फे के साथ, बार बार उन्हें, फ्रीक्वेंट मतलब कम वक्फे के साथ, कम वक्फे के साथ रिकरिंग इन्फेक्शंस, उन्हें बार बार इन्फेक्शंस होते रहेंगे। जहां तक बुलिमिक्स के ट्रीटमेंट का सवाल है, तो ट्रीटमेंट ऑफ द बुलिमिक्स इज likely to be prolonged। इनका ट्रीटमेंट, इनका जो इलाज है वो बड़ा लंबा चलता है, ओके। एंड द इनिशियल ट्रीटमेंट, इनके जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, जो शुरू शुरू वाला जो ट्रीटमेंट होगा, इज टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ वेट लॉस। अच्छा बेटा, ये फास्टिंग करके, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करके और बहुत ज्यादा पुर्गेटिव्स लेने से इनका वेट सडनली लूज होगा, और ये जो मैल न्यूट्रिशन, इनकी मैल न्यूट्रिशन को ठीक करना होगा सबसे पहले, और फिर इनका वेट लॉस रोकना होगा, इस पर हमें काबू पाना होगा। तो ट्रीटमेंट का जो इनिशियल, जो पहला जो स्टेप है, वो है कि ओवरकम करना है द इफेक्ट्स ऑफ वेट लॉस एंड मैल न्यूट्रिशन। And remember that it is necessary to undertake the treatment in hospital। और ये जरूरी होता है कि ऐसे शख्स का जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल के अंदर हो।
अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, और उस पर बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखी जाएगी कि कहीं ये फुर्गेटिव्स या सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग ना कर ले। ओके, ये थी बुलिमिया नर्वोसा। अब आज का टारगेट हमारा 4 बीमारियां थी। अब आज की जो तीसरी बीमारी है वो है अल्सर। अल्सर बेटा, बिगड़े हुए जख्म को अल्सर बोलते हैं। अल्सर असल में जख्म है। The inner wall of the digestive tract, बेटा inner wall of the digestive tract को म्यूकोजा कहते हैं। Inner wall of the digestive tract is normally covered with mucus। आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो म्यूकस खारिज करते हैं, और वो म्यूकस जो है वो कवर कर लेती हैं हमारे स्टमक की इनर सरफेस को, दैट इज म्यूकोजा को। और वहां पर पेप्सिन जो कि बहुत जबरदस्त किस्म का गोश्त को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन्स को, मसल्स को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का एक्शन स्टमक की वॉल्व पर, जो कि स्टमक भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो उस पेप्सिन के असर को स्टमक की वॉल्व पर होने से अगर कोई रोकता है तो वो म्यूकस रोकती बेटा, म्यूकस रोकती। तो म्यूकस की एक कवरिंग है जी। The inner walls of the digestive tract is normally covered with mucus, and this mucus protects the inner mucosa from enzymes। तो बेटा इनर म्यूकोजा को एंजाइम से प्रोटेक्शन देती है कौन? म्यूकस। अगर किसी वजह से आपने कोई सख्त खुराक खा ली या आपने कोई स्पाइसी खुराक खा ली, अगर किसी वजह से म्यूकस लेयर ब्रेक्स, अगर वो म्यूकस लेयर किसी वजह से ब्रेक हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, the digestive enzyme begin to eat away the walls of the stomach। तो वो बेटा स्टमक या ड्यूडेनम की वॉल्स पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम लग जाएंगे, पेप्सिन या ट्रिप्सिन ये लग जाएंगे, और जहां जहां ये एंजाइम टच होंगे वहां वहां जख्म बनेगा बेटा, वहां वहां वो सेल्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, खाए जाएंगे। This results in a sore। इसके रिजल्ट में, इसके नतीजे में वहां एक जख्म हो जाएगा, उस जख्म को अल्सर बोलेंगे, उस जख्म को बच्चों अल्सर बोलेंगे। बेटा जी ओकेजनली, कभी कभार if immediate medical care is not sought, अगर immediate फौरन मेडिकल केयर आपने नहीं अपने आप को दिलवाई, तो वो जो अल्सर है वो इतना सीवियर और बढ़ जाएगा कि पता लगेगा कि उस स्टमक या ड्यूडेनम की वॉल में अल्लाह ना करे होल हो गया है, वहां होल हो जाएगा जनाब। इतने को वो सारी लेयर्स, इनर, मिडल और आउटर लेयर को खा लिया जाएगा और पता लगेगा कि अंदर होल हो गया। अल्सर इज सो सिवियर दैट अ होल डेवलप्स in the wall of the digestive tract। और जो कंटेंट्स थे अंदर, कंटेंट से मुराद जो आपने खुराक खाई हुई थी और वो जो हजम हो रही थी और वो जो एंजाइम्स के साथ मिक्स जो कंटेंट्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, वो स्पिल मतलब वो लीक आउट हो जाएंगे इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। अल्लाह अकबर। वो एब्डोमिनल कैविटी में लीक होकर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके लिवर को डाइजेस्ट कर, आपके डायफ्राम को डाइजेस्ट कर, आपके पैंक्रियाज को डैमेज कर, तो वहां ठीक ठाक डैमेज पहुंचेगा एंड लीडिंग टू सीवियर इन्फेक्शंस, और बॉडी में सीवियर इन्फेक्शंस हो जाएंगे which may prove to be fatal, और जानलेवा साबित हो जाएंगे, जानलेवा साबित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस में जो HCl एसिड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी जो एक्सेसिव सेक्रीशन है वो भी अल्सर की वजह बन सकती है, बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो जो एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड है ना,
वो पेप्सिनोजेन को भी ठीक ठाक एक्टिवेट करके पेप्सिन में उसको करेगा, और वो पेप्सिन जैसे टच हो गई, अगर म्यूकस हट गई, वो म्यूकोजा से टच हो गई, HCl प्लस पेप्सिन दोनों मिलकर ठीक ठाक डैमेज करेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की इंटरनल लाइनिंग को। अब मेरा बच्चा, एक बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि अगर डॉक्टर आपको कह दे कि आपके अंदर अल्सर है, तो रिमेंबर दैट जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं वो फौरन से पहले स्मोकिंग छोड़ दें। स्पाइसी फूड मत खाएं अल्सर की शक्ल में। एल्कोहलिक बेवरेजेस, ये अल्लाह का शुक्र है मुसलमान इस चीज से पाक है, लेकिन याद रखें कि स्मोकिंग अल्सर को ज्यादा डैमेज करेगी, स्पाइसी फूड अल्सर को ज्यादा डैमेज करेगी। एल्कोहलिक बेवरेजेस से मुराद शराब नोशी, तो एल्कोहलिक जो पीने की चीजें हैं उनसे गुरेज करें। कॉफी ना पिए, गरम गरम चाय मत पिए, और हाँ, स्ट्रेस से आपकी जो हीलिंग पावर है वो कम हो जाती है, तो स्ट्रेस भी अवॉइड करें। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड बाय द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अल्सर, बाय द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अल्सर। ठीक बच्चों, और अब आई हमारी चौथी और आखिरी बीमारी आज के लेक्चर की। बेटा, व्हाट आर पाइल्स या हेमोरॉइड्स? व्हाट आर पाइल्स या हेमोरॉइड्स? जी बेटा, तो पाइल्स जो है, ये आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं एक डायग्राम। तो बेटा ये है एनस, ये एनस है जहां से हम डेफिकेशन करते हैं, मतलब फीसीज बाहर निकलती है। तो बेटा एनस और रेक्टम, एनस और रेक्टम की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको एनोरेक्टल म्यूकोजा बोलते हैं, एनोरेक्टल म्यूकोजा। मेरे बच्चों, एनोरेक्टल म्यूकोजा के ऊपर वेन्स के गुच्छे बन जाते हैं। ये वेन्स है बेटा, वेन्स के गुच्छे बन जाते हैं। टॉर्टुअस से मुराद बलदार, बल वाली कॉइल, टॉर्टुअस और डायलेटेड, चौड़ी और बलदार, चौड़ी और बलदार वेन्स बन जाती हैं यहां पर एनोरेक्टल म्यूकोजा पर। और जब इस पेशेंट को खासकर कब्ज हुआ हो, और उस कब्ज के दौरान अगर वो हार्ड फीसीज यहां से वो पास करे, तो जब वो फीसीज एनस से निकल रही होती हैं, तो बेटा ये वाली जो टॉर्टुअस और जो डायलेटेड वेन्स हैं, वो उन हार्ड फीसीज के साथ रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से इनर म्यूकोजा छिल जाता है, किसी वक्त वेन्स पे कट पड़ जाता है, और ढेरों ढेर ब्लड यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है एनस से। तो किसी वक्त ये जो वेन्स के जो वेन्स हैं ये बाहर को भी आ जाती है बेटा, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स। तो किसी वक्त ये अंदर ही रहती है, नजर नहीं आती बाहर से, लेकिन ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, वो फिर उसको इंटरनल हीमोरॉइड्स कहेंगे। और जब फीसीज पर ब्लड आता है तो बेचारा वो जो मरीज है उसकी जो डेफिकेशन की जो उसकी जो अर्ज होती है वो सारी खत्म होनी शुरू हो जाती है, वो इतना इस कदर डर जाता है बेटा। तो पाइल्स और हीमोरॉइड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैसेज, मैसेज मैंने कहा आपको, ढेर सारी वेन्स हैं जो कि डायलेटेड है, डायलेटेड से मुराद खुली, और टॉर्टुअस से मुराद बल जिनमें पड़े हुए हो। टॉर्टुअस वेन्स हैं इन एनोरेक्टल म्यूकोजा, एनस और रेक्टम के अंदरूनी जो जो अंदर वाली जो लेयर है इंटरनल, उसके ऊपर मैसेज बन जाते हैं डायलेटेड टॉर्टुअस वेन्स के। these veins may sometimes start bleeding during bowel movements. bowel movement से मुराद जब रेक्टम खाली करते हैं, जब हमारी अर्ज पैदा होती है कि हमने फीसीज करनी है, तो डेफिकेशन करना, ये यूरिनेशन करना, ब्लैडर एंड बोवल मूवमेंट्स कहलाते हैं। तो जब हम अपने रेक्टम को खाली करने के लिए जोर लगाएंगे कि ये निकल जाए सारा कुछ, तो उस वक्त मतलब फीसीज करते वक्त ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है बेटा।
सिचुएशन में एग्रावेट बढ़ जाना, ये सिचुएशन और एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है when the patient suffers from constipation। जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हुई भी हो बेटा, कॉन्स्टिपेशन मतलब हार्ड स्टूल पास कर रहा हो, हार्ड फीसिस। द अर्ज मतलब यानी जरूरत महसूस करना। द अर्ज टू डेफिकेट इज डिप्रेस्ड। वो बेचारा अपनी अर्ज खत्म कर देता है। जैसे मैंने अपने छोटे बेटे का पैम्पर खत्म करना था, तो मैंने देखा कि मैं 2-3 दिन पैम्पर नहीं लाया, तो उस बंदे ने अपनी अर्ज खत्म कर ली, अर्ज टू डेफिकेट। मैंने वॉशरूम में पुप्पू करनी ही नहीं, तो पापा पैम्पर लाओ। तो वो 3 दिन फिर मैंने कहा बेटा ये तो अल्लाह की तरफ से तुझे आनी है, तो बस वो फिर मैं पैम्पर नहीं लाया। फिर आखिर उसने वॉशरूम में जाके पुप्पू करी थी। The urge to defecate is depressed। वो डिप्रेस कर लेगा बेटा कि बस मैंने वॉशरूम नहीं जाना, क्योंकि जब भी जाता हूँ मुझे ब्लीडिंग होती। And it becomes difficult to expel the feces, क्योंकि वहां पिछली पू के जख्म बने हुए होंगे। पिछली पू के क्या बने हुए होंगे बेटा? जख्म। और वो बाकायदा तौर पर एनल फिशर्स हो जाते हैं, जख्म बढ़ जाते हैं। दिस में कॉज अदर सिम्टम्स। अब अगर डेफिकेशन नहीं करेंगे, अगर टाइम पर पू नहीं करेंगे, तो याद रखें बड़ी जबरदस्त इल हेल्थ होनी शुरू हो जाती है बेटा बंदे की। क्यों? बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम। उन्होंने रेक्टम को खाली करने से रोक लेते हैं। वो रेक्टम भरा रहता है और फीसिस में ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, जिसकी वजह से उसमें मजीद बीमारियां फैलने का खदशा होना शुरू हो जाता है। The only therapy, एक ही इलाज है इसका कि अगर आपने ऑपरेशन वगैरह कराकर पाइल्स को रिमूव नहीं करवाना, तो बस फिर अगर वहां कोई जख्म है तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। वो आपको वो जख्म बल्कि एनस को अच्छे तरीके से साफ करना होगा और वहां के जर्म्स को किल करना होगा, ताकि वहां कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उस सोर में, उस जख्म में। एंड द यूज ऑफ फूड सॉफ्टनर्स, और अपने आप को कब्ज ना होने दें। फूड सॉफ्टनर जैसे स्पोल हस्क, जिसको रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर भी आप लोग कहते हैं, तो वो खाए, जिसकी वजह से उसको स्टूल जो है उसका विदाउट कॉन्स्टिपेशन, यानी वो हार्ड फीसिस की जगह नॉर्मल सॉफ्ट फीसिस को अपने जिस्म से बाहर निकालें। और उसको फूड सॉफ्टनर सच एज रफेज, मतलब उसको फाइबर लेना होगा, डाइटरी फाइबर इन फूड में, या फिर वो लेक्सेटिव्स ले ले। लेक्सेटिव से मुराद जो ऐसे केमिकल्स जो अंदर जाकर पू को, यानी कि जो अंदर जाकर फीसिस को नरम कर। The patients are advised not to sit on hard seats, और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि नीचे यहाँ तो कुशन रखें, या फिर वो एक रिंग मिलता है, वो मल्टीफॉर्म वालों ने एक रिंग बनाया हुआ, वो उस रिंग के ऊपर बैठते हैं, या फिर वो बेचारे ये रिक्शे के पहिए चूंकि छोटे होते हैं, उसकी टायर की ट्यूब लेकर ट्यूब में हवा भरकर ऊपर बैठेंगे, ताकि एनस पर प्रेशर ना पड़े और वेन्स को ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन बेटा रिमेंबर दैट, चूंकि हमारे खानदान में कई लोगों को इस तरह हुआ है, तो जब तक उन्होंने अपने आप की सर्जरी करवाकर इन वेन्स को खत्म नहीं करवाया, उनको फर्क नहीं पड़ा। सो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर हैं, तो समटाइम्स द हेमोरॉइड्स हैव टू बी रिमूव्ड सर्जिकली। उन्हें सर्जिकली रिमूव कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मेरे बच्चों, अगर आपको मेरी लाइन टू लाइन बायोलॉजी समझ में आ रही है, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास फेलोज को मेरे चैनल के सब्सक्राइब करने का बोलें बेटा, इसे लाइक करें और बेल के आइकॉन को लाजमी दबाएं, ताकि वो आप ही नहीं, आपके तमाम फ्रेंड्स, आपके तमाम जो हल्का अहबाब है, वो भी इन वीडियो से मुस्तफीद हो सके। ठीक, तो अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो। और बेटा ठीक है, इस टाइम कोरोना का वक्त बड़ा मुश्किल है, लेकिन याद रखें कि अपने खालिक से ये मत कहें कि मालिक मुश्किल बहुत बड़ी है, बल्कि इस मुश्किल को बोलें कि मेरा खालिक बहुत बड़ा है। ठीक है, और जिस तरह आपको गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह आप लोगों को तजावीज दी है कि घरों पर रहे
और अपने आप को क्वारंटीन रखें, तो उन सारी चीजों को फॉलो करें। और बस इस दुआ के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कोरोना जैसी मुसीबत बीमार से महफूज रखें। अल्लाह ने निगहबान, अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए।